चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स, और ये चैप्टर का नाम है मैटर, और ये चैप्टर जो है 9th और 10th दोनों क्लासेस में है। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर मैटर के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया गया था। फिर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी किया गया था, और फिर इसकी एक डायग्राम स्टडी की गई थी जिसमें हमने पता किया था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से होते हैं, उनके ये एक दूसरे के ऊपर रोल होते रहते हैं। तो ये ज़रा ज़रूर समझना है, क्योंकि आगे हमारे चैप्टर में ये काम आएगी चीज़ें, और गैस के मॉलिक्यूल्स की कंडीशन ये होती है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर, और मैटर के अंदर जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। इलास्टिसिटी में इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ। A phenomena in which the material object come back to original shape after removal of force is called elasticity. दोबारा देख लेते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ग्रेड 8 के रिजल्ट के लिए आए पेरेंट्स। A phenomena in which a material body come back to its original shape after removal of force is called elasticity. इलास्टिसिटी एक वो फिनोमेना है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो अब फोर्स जब हम हटाते हैं तो वो अपनी पोजीशन पर दोबारा आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब इसमें सामने एक फिगर बनी हुई है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक रबर दिया हुआ है और ये पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। फिर सेकंड फिगर के अंदर हम फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों तरफ से, और ये अपनी पोजीशन और शेप इसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम जब इसको हटाएंगे, फोर्सेस को हटाएंगे, तो थर्ड शेप हो जाएगी, यानी ये इसकी लास्ट पोजीशन और इसकी फर्स्ट पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये लास्ट पोजीशन है, ये अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ गया। ये चीज़ किन किन ऑब्जेक्ट्स में होती है? फॉर एग्जाम्पल आप गीली मट्टी कर लें, और जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, तो उसमें इलास्टिसिटी मौजूद नहीं होती। इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना होगा। अब हम बात करें इलास्टिक लिमिट। हम बात करें इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? कह रहे कि द मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स of a matter is called elastic limit of a matter if the greater force of elastic limit is applied to change the shape, then after removal of the force the matter cannot regain its original position और original shape। और इसके लिए हमने एक आपको डायग्राम सामने बताई है। इसमें दो पार्ट हैं, एक एरो ऊपर की तरफ है जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये एफ है, यहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हैं, और ये जो एक्स है ये एक्सटेंशन है इसका। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना एक्सटेंशन होगा। लेकिन उसकी वजह से इसमें क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ तक, इस जगह तक। इसके बाद क्या हुआ,
आपने इसकी लिमिट क्रॉस कर दी तो क्या होगा? इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. Elastic limit, this is reached when the graph line start to curve. ये इलास्टिक लिमिट है और फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान में ये ग्राफ बना हुआ है. यानी ये जो लॉ है या जो चीज़ है ये विद इन इलास्टिक लिमिट पर तो काम करती है, लेकिन आप उस लिमिट से बाहर निकल जाएं तो फिर बॉडी जो है अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाती. इसी बात को आपको मद्देनजर रखते हुए आगे के टॉपिक्स को समझना है. अब हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस. अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड स्ट्रेस. Opposing force per unit area of an object that resists any change in shape and size is called stress. It is denoted by Greek letter sigma, and the SI unit is Newton per meter square or Newton meter minus 2. बट हम इसको रीड वैसे ही करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये एक अपोजिंग फोर्स है जो मटेरियल के अंदर मौजूद होती है, जो अपने अंदर रेजिस्टेंस जो चेंज हो रही है उसको रेजिस्ट करती है. यानी अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मटेरियल के अंदर जो खुसूसियत होती है वो बॉडी के अंदर चेंज को नहीं होने दे. सर ये बात कुछ हमें समझ नहीं आ रही. आपके घर में सोफा सेट है, वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए तो क्या होता है कि जब आप उस पर बैठते हैं या लेटते हैं तो वो अंदर की तरफ धंस जाता है, यानी उसकी अपोजिंग फोर्स जो है या रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई. अब आपकी क्या होगा, कमर में दर्द होने लग जाएगा या आपको तकलीफ होने लग जाएगी. तो अब आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे. जब आप नया लेकर आते हैं, जो आप सोफा सेट लेकर आते हैं, तो उसके अंदर उसका मटेरियल नया है और उसके अंदर ये जो अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है वो ज़्यादा होती है, तो आप यू विल फील कंफर्टेबल. ज़्यादा इलास्टिसिटी भी इंसान के लिए नुकसानदेह होती है. इसका फॉर्मूला जो है वो है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी. यहाँ से हमारा चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है जो लर्निंग बेस के ऊपर. अब है हमारा टॉपिक स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन हमारा जो टॉपिक है हम उसको पढ़ते हैं कि स्ट्रेन क्या है. द चेंज इन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ हो, लंबाई में तब्दीली, वॉल्यूम में तब्दीली, और शेप प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन. यानी अगर अपोजिंग फोर्स लगी, उसकी वजह से जो बॉडी की लेंथ के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, शेप के अंदर जो चेंज हुई ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन. इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर एप्सिलॉन. ये जो ई तरह से बना हुआ होता है एप्सिलॉन कहलाता है. एंड इट has no SI unit.
and is the ratio between two माइक बंद करके, और ये रेशो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान में। आप में से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इससे पहले आपने किस क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था जिसका कोई यूनिट नहीं था? अपने माइक ऑन करके जवाब दें। इससे पहले हमने एक चैप्टर में एक क्वांटिटी पढ़ी थी जिसका यूनिट नहीं था। आप बता सकते हैं वो कौन सी क्वांटिटी थी? चलें मैं आपको बता देता हूँ, वो था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरम्यान में रेशो था, इसलिए उसका यूनिट नहीं है। स्ट्रेन भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं है, क्योंकि इसमें भी दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान में डिवीजन होती है, इसलिए उसका यूनिट नहीं होता। चले आए मैथमेटिकली इसको समझते हैं। मैथमेटिकली ये देखें, ये हमने निशान बनाया हुआ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल का मतलब होता है L2 माइनस L1 इज इक्वल टू डेल्टा एल, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। ये लेंथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ स्ट्रेन। There are three kinds of strain. Number 1, longitudinal strain. Number 2, volumetric strain. Number 3, shearing strain. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग गया है कि लॉन्ग मीन लंबा, बड़ा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इफ द स्ट्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन लेंथ, अगर स्ट्रेन लेंथ में हो, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू change in length upon original length. Change in length, how can we find out? Mean delta L. Delta L, L2 minus L1. And L is an original length. And the symbol of strain is epsilon. Now, we will study the second type of strain. The second type of strain, if the strain is in the form of वॉल्यूम। अगर वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन है और वो इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम है, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन एंड इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन। मैथमेटिकली वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड द strain is equal to delta V upon V. Here we are talking about the change in the volume. And delta V means, how can we find out delta V? V2 minus V1 is equal to delta V. Now, the third type of strain. If the strain in the form of change in shape is called shearing strain. अगर किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाए तो इसको शेयरिंग स्ट्रेन कहा जाता है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो वन बाय वन हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, डिफरेंस बिटवीन को। तो पहली डेफिनेशन है, it is the force per unit area which resists any change in shape and size, that is called stress. Strain, it is the change in shape and volume of length of an object. ये वो तब्दीली है जो एक ऑब्जेक्ट में हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। It is a vector quantity.
Stress is a vector quantity. Strain is a scalar quantity. It is denoted by the Greek letter sigma. It is denoted by the Greek letter epsilon. Stress can be calculated by sigma is equal to F upon A, and strain can be calculated by epsilon is equal to delta V upon L, delta L upon delta L upon L. Stress has a unit of Newton per meter square, and strain has no unit because it has the ratio between two similar quantities. Now, our next topic, which is Hooke's law. This topic is belong to our practical segment also. In our practical, the first practical which you perform, it is called Hooke's law, where you can know about direct proportion. Now, statement. Stress is directly proportional to strain within an elastic limit. स्ट्रेस जो है स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बट देयर इज अ लिमिट, इलास्टिक लिमिट. विद इन इलास्टिक लिमिट they are directly proportional to each other. Now, mathematically, stress is directly proportional to strain. Stress is equal to K strain, and K is equal to stress upon strain. Now, and here where K is the constant of proportionality. Now we can illustrate this thing with the help of a figure. Now you can see the first figure where I am rotating my cursor. Now here a spring and a scale is shown, and the spring is on 0 and there is no force. When we apply the force, which will be F is equal to W, the stretch of the spring shows that it came on position 1. When we double the force, it will come 2. If we remove first force, it will naturally come back to position 1. Mean if we reduce this force, extension will also reduce. If we remove all forces, it will come on its original position. But it happened within elastic limit. Here is the K. K is the constant of proportionality. It has not a fixed value because it differs with the condition of a spring. Now we are proceeding our last topic, today's last topic, Young modulus law. The ratio between stress and longitudinal strain is called Young modulus, and it is denoted by Y. Mathematically, Y is equal to stress upon strain. Y is equal to F upon A upon delta L upon A, and when we reverse it, it will become F multiplied by L divided by A multiplied by delta L. The SI unit of Young modulus is Newton per meter square. Now you can see the figure. Now here in the first condition there is no change. When there is a change, it becomes stress. Now Young modulus is equal to F upon A upon delta L upon A. Now this here, the change shown here, the change in length, which is delta L. तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. आप लोग अपने माइक ऑन कर लें. अगर आप लोगों को सवाल पूछना है तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ.
Any question? Student, any question? Student, any question? Any question? No question at all? Adin Naveed, please ask. Kamar Siddiqui, please ask any question. All participants, please ask. Or you can write your question also. I will try to give you the answer. Sir, figure समझा दें फिर से. Kamar, figure. Okay. I'm explaining the figure. Which figure? Last one? Or all? Okay. I'm trying. Okay. Now, I think you are talking about last figure. Now, in the last figure, now the ratio between stress and strain. जब आप stress apply करेंगे, stress होगा तो there is a change in longitudinal strain, which is shown in the second part of the figure, and that is the original position and that is the change position. आपने इसको या तो खोला है या आपने बंद किया है. तो यंग मॉडुलस जो होता है वो इट्स अ रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. यानी जब स्ट्रेस जो आपने किया है उसको स्ट्रेन से जब आप डिवाइड करेंगे, जो चेंज से जब आप डिवाइड करेंगे, तो दैट वैल्यू इज द यंग मॉडुलस. एंड जो चीज़ जो है हमारे डिफरेंट मटेरियल्स को नापने और उसकी कंडीशन को समझने के काम आती है. यानी अगर आप थोड़ा सा सर्च करें गूगल्स में, तो गूगल में आपको एक तो यहाँ पर हुक्स लॉ भी पता लगेगा, यानी डिफरेंट मटेरियल्स का के क्या वैल्यू होती है, और डिफरेंट मटेरियल्स का यंग मॉडुलस भी पता लगेगा. जी. एनी अदर क्वेश्चन बेटा? Any other question? No question? So we are about to finish our class. I hope you will get this lecture, and I will upload this lecture as well as in your Google Classroom.